उपस्थित हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आज के योगाहार कार्यक्रम के 1591 दिवस डॉक्टर साहब को आज आप बताएंगे हम सबको। आयुर्वेदाचार्य जी हैं और भगवान सिंह सिंगारिया जी भी आज दोनों का हम सुनेंगे। जयपुर राजस्थान के गौ महाकुंभ 2025 के जो अनुभव आपने लिए हैं, आपका वहां जाना हुआ, तो डॉक्टर भीकम चौहान जी और आदरणीय भगवान सिंह सिंगारिया जी दोनों को आमंत्रित करते हैं। दोनों आएंगे और अपना अनुभव बताएंगे, वहाँ क्या एक्टिविटी हुई, क्या निर्णय लिए गए, क्या आपने देखा। आप लोग सादर आमंत्रित हैं। ओ, क्योंकि सभी को गाय बचेगी देश बचेगा। गाय हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और किसान के लिए और समाज के लिए और देश के लिए। जिसका जो है महाकुंभ था, उसके बारे में आप बताने का कष्ट करें। सभी को योगाहार कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। और आज हमें अवसर मिला है कि हम गौ महाकुंभ के बारे में कुछ बताएं। उसके पहले आदरणीय यादव जी और रंजना बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे फिर से मौका दिया और अपनी बात रखने का मौका दिया। पिछले 4 दिनों में जो गौ महाकुंभ लगा वह अभूतपूर्व था, क्योंकि आज पूरे देश में ऐसी मनस्थिति बन गई है कि हम गाय के बारे में और पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में सोचे। तो कुंभ का मतलब ही होता है कि सारा संगम होता है, सारे लोग एकत्रित होते हैं। जैसे बड़े बड़े संगम होते हैं, महाकुंभ होते हैं, वैसी भारत में नहीं वरन पूरे विश्व में ये पहली बार गौ महाकुंभ जो है जयपुर में आयोजित किया गया था। और यह गौ महाकुंभ पहली बार जो है वैश्विक रूप से एक शिखर सम्मेलन के रूप में आयोजित किया गया था। और देखा जाए तो इसको एक गौ माता को एक समर्पित जो है आयोजन था, जिसमें महाकुंभ में जैसे बोलते हैं ना, बिछड़े हुए लोग का मिलन हो जाता है, नए लोगों से मिलन हो जाता है। एक गौ प्रेमियों का संगम कह लो, या प्रकृति प्रेमियों का संगम कह लो, या जो है गौ आधारित कृषि करने वाले जितने भी प्रेमी लोग हैं, उससे संबंधित जितने भी सज्जन लोग हैं, उन सब से वहां भेंट हो गई हमारी। और ये जो कार्यक्रम है पिछले बार गर्मी में, मतलब इसी साल आयोजित किया गया था, लेकिन किसी कारणवश जो है यह स्थगित करना पड़ा, क्योंकि उस समय भारत पाकिस्तान का युद्ध जो है युद्ध की स्थिति बन गई थी। उस कारण से इसको निरस्त करना पड़ा। और अभी एक ही महीने पहले जो है इसका आयोजन का तैयारी की गई, और बहुत संपूर्णता के साथ में ये आयोजन हुआ। क्योंकि देखा जाए तो कोई भी बड़े आयोजन वर्षा काल में नहीं होते, लेकिन मुझे बड़ा आनंद हुआ और ये अनुभूति हुई कि गौ माता की जो कृपा रही, ये पूरे 4 दिन जयपुर में, जहां पर हमारा ये कार्यक्रम था विद्याधर नगर स्टेडियम में, वहाँ हल्की बरसात के अलावा कोई भारी बरसात नहीं आई। क्योंकि यहाँ हम देख रहे थे कि पूरे भारत में अभी संकट सा छाया हुआ है। कहीं बाढ़ आ रही है, भीषण बाढ़ आ रही है। पंजाब में जैसी स्थिति देख रहे हैं, उत्तराखंड में हम स्थिति देख रहे हैं। तो और जैसे हाई अलर्ट आया था, और हमको कई सारे फोन भी आ रहे थे कि भी आप वहां पर सुरक्षित है कि नहीं है, हाई अलर्ट है, भारी बरसात होने वाली है। तो एक गौ माता की कृपा कहिए कि उस परिसर में जहां पर ये कार्यक्रम था, वहां पर कहीं भी एक भी दिन बारिश नहीं आई। और अंतिम दिन जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ, जोरों की बरसात हुई। तो पूरे कार्यक्रम में इंद्रदेव की पूरी कृपा बनी रही, और गौ माता का एक चमत्कार कहो या दैवी रूप कहो, वहां हमको देखने मिला। ये पूरा कार्यक्रम जो है पूरी तरह से सात्विक और अद्वितीय रूप से रहा, और बड़ा शालीन तरीके से हुआ। क्योंकि हमने वहां देखा कि बड़ा पवित्र वातावरण था। गायत्री परिवार की तरह से मतलब तरफ से वहां पर नित्य जो है 4 दिन
लगातार अग्निहोत्र किया गया। पवित्र माहौल, सुगंधित माहौल था, गौ माता का पूरा वहाँ प्रभाव था और हम देख रहे थे कि पूरे हिंदुस्तान से नहीं वरन पूरे देश विदेश से लोग वहाँ आए थे। काफी सारे एनआरआई लोग आए थे, अफ्रीकन लोग आए थे, नेपाल से, भूटान से और पूरे हिंदुस्तान के अलग-अलग राज्य, प्रांत और जिलों से वहाँ पर लोग पहुँचे हुए थे। तो शुरू-दिन हम पहुँचे सिंगोरिया जी के साथ में और हमारे साथ यहाँ बालाघाट से 4 साथी लोग भी थे। तो काफ़ी दिनों से हमारा ये कार्यक्रम चल रहा था और हमने अपने सभी गौ प्रेमियों साथियों से या योगाहार कार्यक्रम से जुड़े हुए लोगों को ये सूचित भी किया था, लेकिन ऐसा एक संयोग बन पड़ा कि अंततः हमारा जाना भी हुआ और हमको वहाँ जाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ और काफ़ी लोग की तैयारी थी, किसी कारणवश नहीं आ पाए, तो एक प्रतिनिधि के तौर पे कह लो या हमारा एक जुनून कहो या गौ माता के प्रति समर्पण कह लो, हम वहाँ गए और हमने जैसा सोचा था, उससे कहीं ज़्यादा ये कार्यक्रम सफल रूप में हमको देखने मिला क्योंकि हम जब गए तो ना के बराबर भीड़ थी, लेकिन अंतिम दिन जब ये पूरा जो वहाँ का कार्यक्रम था, वहाँ मतलब भीड़ समा नहीं रही थी, लाखों की संख्या में लोग आए और चले गए और वहाँ हम देख रहे हैं कि जितने भी स्टॉल लगे हैं, वहाँ स्टॉलों में भी जितना जो बिक्री के लिए सामान रखा गया था, वो लगभग वहाँ समाप्त हो चुका था। यहाँ तक कि उन 4 दिनों में कई बार उनके पम्पलेट्स वगैरह, उनके विजिटिंग कार्ड्स वगैरह या उनके जो सामग्रियाँ हैं, प्रचार सामग्री, वो और उनके जो स्टॉल में जो बिक्री की सामग्री है, उनको बार-बार मँगाना पड़ा। ये स्थिति बनी और हमने देखा कि एक सबसे अच्छी बात वहाँ पर कि अ, सबसे ज़्यादा वहाँ जो देखने मिला हमको कि पूरा युवा वर्ग जो अति शिक्षित कह सकते हो या जो अ उच्च पदों पे आसीन हैं या जिनको हम संभ्रांत बोलते हैं, उन लोग के दर्शन हुए और इस पूरे महाआयोजन में अ, संतजनों का, सनातनियों का, हिंदुओं का और अन्य जाति संप्रदाय के सारे लोगों का वहाँ पर समागम हुआ। अ, सभी गुरुकुल के बच्चे हमको वहाँ नज़र आए और आस-पास के जितने भी वहाँ के राज्य थे या स्कूलें थी, गुरुकुल कह लो, महाविद्यालय कह लो, स्कूल कह लो, कॉलेज कह लो, वहाँ के सारे बच्चों का हुजूम वहाँ दौड़ पड़ा था। पता नहीं ऐसा क्या मनस्थिति बन गई है कि अब गाय के प्रति समर्पण देखने मिल रहा है पूरे देश में और एक छोटे से आह्वान पर पूरे देश के लोग गाय के लिए वहाँ पर एकजुट हुए और गाय के बारे में जाना। ये पूरा कार्यक्रम जो है गाय को समर्पित था और अभी पूरे हिंदुस्तान में 15 जून से लेकर एक यात्रा निकाली गई है गौ संवर्धन अ यात्रा जो कि भारत भाई राजपुरोहित के द्वारा हरिद्वार से निकाली गई है, उत्तराखंड से और ये आगे जाकर के रामेश्वरम में खत्म होगी और ये जाकर के वापस फिर वहीं जो है हरिद्वार में समापन होगा इसका और इसी के तहत जो संचालक है या जो आयोजक है उनके मन में ऐसा विचार आया कि इस जो है गौ रक्षा यात्रा का कहीं हम पड़ाव रखें तो जयपुर में इसका एक पड़ाव कह लो या वैश्विक महाकुंभ गौ महाकुंभ के रूप में यह आयोजित हुआ। इस पूरे कार्यक्रम में रूपेश भाई रूपारेलिया जो गोंडल से हैं और जोधपुर से भारत भाई राजपुरोहित के ये पूरे तप से कह लो या इनके पुरुषार्थ से कह लो इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ और कार्यक्रम इतना अभूतपूर्व था कि वहाँ पर पूरी बरसात के होते पूरा प्रायोजित रूप से और पूरा संगठित रूप से संचालित हुआ। साथ में हमने देखा कि वहाँ पर पूरा जो कार्यक्रम में जितने भी आगंतुक लोग आए थे, विजिटर्स लोग आए थे, उनका डिजिटल रजिस्ट्रेशन हुआ। तो आगामी दिनों में जब भी ये कार्यक्रम होना होगा तो ये जानकारी बड़े आराम से लोगों तक पहुँच पाएगी और निकट भविष्य में ये कार्यक्रम हर राज्य में करने की अपेक्षा रखी गई है और वहाँ का जो कार्यक्रम का उत्साह देखने में आ रहा था कि वहाँ गायों की प्रदर्शनियाँ
गौ आधारित उद्योग की प्रदर्शनियां, गौ आधारित जो है पेंट है, प्लास्टर है, गौ आधारित मूर्तियां हैं, गौ आधारित मेडिसिन है, गौ आधारित शिक्षण सामग्रियां हैं और अनेकों अनेकों ऐसे जो है उसमें स्टॉल लगे थे। और 50% जो है वहाँ जो स्टॉल लगे थे वो स्टॉल थे गाय के उत्पाद से, जहां हम वहां देख रहे हैं कि जो A2 मिल्क बोलते हैं, जो शुद्ध देसी नस्ल की गाय से निर्मित गौघृत का वहां पर स्टॉल हमको ज्यादा देखने मिला। और गौ आधारित जो है आधुनिक जो उद्योग है उनका कैसे संचालन किया जाए और एग्री टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जाए और डेयरी और एग्री जो बिजनेस किस तरह से किया जाए, और पूरा का पूरा ये गौ आधारित आर्थिक जो है गौ महाकुंभ था, जिसमें हर तरह की जानकारी मिली। सब प्रांत से लोग आए, बालाघाट से, छिंदवाड़ा से, जबलपुर से, रायसेन से, देवास से, भोपाल से और भिंड, मुरैना आदि से सब लोग पहुंचे। और पूरे भारतवर्ष से लोग जैसे ही आए, लेकिन हमने देखा कि मध्य प्रदेश की भी अच्छी खासी भूमिका रही, क्योंकि मध्य प्रदेश भिंड से जो है हमारे मित्र जो आए थे उन्होंने वहां देसी बीजों का पूरा वितरण किया। भोपाल से जो है डॉक्टर साहब एक जो आए थे तो उन्होंने बड़ी चमत्कारिक चीजें लाई थी वहां पर, क्योंकि हमने देखा कि जो गौ संबंधित या गौ आधारित उत्पाद है उनमें ऊर्जा का मापन कैसे किया जाए, और साथ में उन्होंने बताया कि ये जो गौमूत्र से हम कैसे बिजली पैदा कर सकते हैं, उनका उन्होंने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया। हमने देखा कि उन्होंने जैसे ही प्लग जो है गौमूत्र में डुबाया तो बल्ब ऑन हो गया, और उसी को उन्होंने पानी में डुबाया तो उसका कोई प्रभाव नहीं दिखाया, तो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखने मिला। वैसे ही हमने वहां देखा कि एक सरदार जी उन्होंने बैल शक्ति से बिजली कैसे उत्पन्न की है उसका पूरा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, उसका पूरा संयंत्र वहां लेके आया था। उन्होंने बताया कि भी जब बैल घूमता है तो कैसे आरपीएम तैयार होती है और कैसे बिजली उसमें कन्वर्ट होती है। साथ ही उन्होंने बताया कि इससे सामान्य घरेलू बिजली भी उत्पन्न की जा सकती है, उसके संयंत्र लगाए जा सकते हैं, सामान्य एसी भी उससे चलाया जा सकता है। और ये पूरे अद्वितीय कार्यक्रम में हमने देखा कि हर प्रांत की जो गायें हैं उनके संवर्धन का पूरा ध्यान रखा गया था, क्योंकि ये जो पूरा कार्यक्रम है गौ संवर्धन और विलुप्त देशी गौ माता के संरक्षण के लिए ये गौ रक्षा या गौ राष्ट्र यात्रा जो निकाली गई है, उसमें हर प्रांत की जो विशिष्ट गाय हैं, जैसे हम काफी दिनों से देख रहे हैं सोशल मीडिया में, पुंगनूर गाय जो है बहुत सुंदर देखने में आती है। उनका पूरा कुंबा, मतलब छोटे बच्चे, बछड़ियां, गौ माता और उनका जो है बुल है जिसको सांड बोला जाता है, वो देखने में आया और अच्छी खासी भीड़ उसको देखने के लिए वहां पर थी। और वो पुंगनूर गाय के जो छोटे बच्चे थे उनका हमने कौतूहलवश हमने जब वहां उनका दाम पूछा तो उन्होंने बताया कि 5 लाख का छोटा सा बछड़ा है और बछड़ी है, और साथ ही गाय की हमने कीमत पूछा तो उन्होंने बताया कि ये 11 लाख की गाय है। तो हमको बड़ा विस्मय हुआ कि भाई गाय का इतना भी जो है मूल्य हो सकता है। और उसके बारे में बताया गया कि ये 3 फीट से ज्यादा ऊंची गाय नहीं होती, लेकिन उसके एक विशेष गुण होता है कि उसके गाय के दूध से जो घी तैयार किया जाता है वो घी 3 से 4 हजार रुपए किलो जो मिलता है, तो उसका एक विशेष महत्व है। और लगभग पूरे हिंदुस्तान में 1000 के आसपास ही गाय है। आंध्र प्रदेश और केरल में ये पुंगनूर प्रजाति की जो गाय है विशेष रूप से पाई जाती है। और जब से हमारे परम पूज्य बाबा रामदेव जी ने और मोदी जी ने इस गाय को प्रमोट किया है, तो लोगों को इसको पालने की और देखने की उत्सुकता बढ़ी है और इसका महत्व बढ़ा है। वैसे ही हमने वहां पर कांक्रेज नस्ल की गाय देखी, श्वेत कपिला जो है गाय देखी, साहिवाल नस्ल की गाय देखी, गिर नस्ल की गाय देखी, और देखते ही बन रहा था उन गौ माताओं का दर्शन। और संतों ने बकायदा उसका पूजन अर्चन किया, उनके महत्व को जाना, और बड़ी खुशी हुई कि पूरा युवा वर्ग जो है इस पूरे कार्यक्रम को देखने के बाद, सुनने के बाद में बड़ा उत्साहित हुआ और गौ के प्रति उनका आकर्षण बढ़ा, और गौ पालन के लिए एक बड़ा एक माहौल सा बन गया, क्योंकि हमने
वहाँ पर रहते हुए वहाँ के स्थानीय व्यापारियों से हमने बात की, जो गौरक्षा से संबंधित लोग हैं, गौरक्षा समिति से कह लो या जो डेयरी बिजनेस से संबंधित लोग हैं और धनाढ्य लोग जो अरबों करोड़पति लगभग करोड़पति लोग हैं, लखपति लोग हैं, उनके साथ हमने जब बैठा, उनके साथ सत्संग किया, तो ये पूरे कार्यक्रम सुनने के बाद में उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि भी हम गौ आधारित खेती करना चाहते हैं और डेयरी उद्योग को प्रतिस्थापित करना चाहते हैं और गौ आधारित जो है डेयरी उद्योग है उसको जो है संचालित करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमको मार्गदर्शन मिले और क्या क्या उसके लिए पूरी ट्रेनिंग हो सकती है, ये सब हो सकती है। तो इसका जो है पूरा वहाँ खाका तैयार है, गाय आधारित पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और जो मॉडर्न इसका क्या रूपरेखा होना चाहिए, कैसा गौशाला प्रबंधन होना चाहिए, इसका पूरा खाका वहाँ तैयार किया गया। एक छोटी सी प्रदर्शनी के माध्यम से गौ संवर्धन और उससे आधारित पूरे उद्योग को वहाँ दर्शाया गया है कि भाई हम गौमूत्र लेंगे तो उसका कैसे डिस्टिलेशन करेंगे, उसके बाद में उसका क्या गौमूत्र संयंत्र से गौमूत्र निकालने के बाद उसका क्या आगे वैल्यूडेशन करेंगे, गाय के गोबर से हम कैसे गैस बना सकते हैं, गाय से पेंट कैसे तैयार कर सकते हैं, गाय के प्लास्टर कैसे तैयार कर सकते हैं, गाय के गोबर से जो बने हैं जो टाइल्स है उनसे कैसे मकान बना सकते हैं और गाय का पूरा एक आर्थिक मूल्यांकन और वहाँ गाय का एक आर्थिक जो है विस्तृत स्वरूप हमको देखने मिला। हम जैसे ही वहाँ एंट्री लिया हमने तो वहाँ पर एक गाय के गोबर से बना हुआ एक छोटा सा कॉटेज कह लो या एक कमरा कह लो, वो देखने मिला। और जब हम वहाँ पर कुछ क्षण रुके, हमने वहाँ देखा कि वहाँ ड्राइंग रूम है, ड्रेसिंग रूम है, किचन है, लेड बाथ है और पूरा वो जो वातावरण वहाँ देखने मिला था बड़ा सुकून वाला था। बिना एसी के हमने वहाँ देखा कि बड़ा सुकून वाला माहौल था। और वैसे ही हमने देखा कि पूरे 3 मुख्य डोम बनाए गए थे। एक में व्यावसायिक डोम जो बड़ी प्रदर्शनियां लगी थी, उस एक बी पार्ट में बना था और ए पार्ट में गौ आधारित और पूरा का पूरा जो मुख्य जितने भी स्टॉल लगे थे वो ए डोम में लगे थे। और तीसरे डोम में पूरा ट्रेनिंग सेशन था जिसमें कि पूरे चारों दिन वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, नेता, सभी पार्टी के लोग और सभी राज्यों से आए हुए मंत्रीगण, सांसद और काफी सारे जो है देशों से, राज्यों से राज्यपाल आदि वहाँ उनका समागम हुआ। उन्होंने अपने विचार रखे और सभी ने एक मत से इस बात को रखा कि हम गाय के संरक्षण के लिए आगे काम करेंगे। और सबके मन में गाय के प्रति पीड़ा समझ में आई, क्योंकि अभी वर्तमान में हम जो ये त्राही-ताही देख रहे हैं, पूरा जो प्रकृति का असंतुलन देख रहे हैं और इतना विकराल रूप जो देख रहे हैं, उसको लोगों ने महसूस किया कि कहीं न कहीं हम गाय की उपेक्षा कर रहे हैं। गाय का जो दोहन हो रहा है, गाय की उपेक्षा हो रही है और साथ में गाय के प्रति जो हम दुराचार कर रहे हैं और गाय का जो कत्लेआम हो रहा है और ये गाय को हम गौ आधारित या गौपालन से न जोड़ करके हम मांस उत्पादन के लिए जो पूरा संसार में जो मार-काट मची है, गौ माता की जो कराह है, जो उनकी पीड़ा है, उनकी जो एक जो ऊर्जा है गलत रूप में पूरे विश्व में और पूरे भारत में देखी जा रही है, उसका वर्तमान में हम विकराल रूप देख रहे हैं। इस बरसात में अभी तक जो देखा नहीं गया था, पंजाब में जो बाढ़ आई है, वो एक अभी तक के इतिहास में बहुत ही दर्दनाक और मतलब बुरे रूप में बाढ़ का रूप देखने में आ रहा है। तो इसका मुख्य कारण वहाँ पर जो हमको बताया गया कि हम जो कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत अधिकता और जो मीथेन का जो असंतुलन है, जो प्रकृति में हम वायुमंडल में देख रहे हैं, प्रकृति में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के असंतुलन के कारण पूरे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और पूरे के पूरे ग्लेशियर पिघल करके लैंडस्लाइडिंग हो रही है, बर्फ की पूरी जो है रिसाव हो रहा है, उनके बर्फ के बड़े-बड़े पहाड़ पिघल रहे हैं और भूस्खलन हो रहा है। शहर के शहर नेस्तनाबूद हो रहे हैं। तो एक पीड़ा कह लो या गौ माता का एक संदेश है कि हमको अब वापस गौ संरक्षण पे आना पड़ेगा। और हम देख रहे हैं कि ये गौ संरक्षण ही नहीं, पूरे विश्व की और पूरे भारत की और सनातन की पीड़ा है कि गौ की रक्षा होना चाहिए, क्योंकि गौ ही एक जो है पूरे विश्व को बचा सकती है, पूरे राष्ट्र को बचा सकती है, पूरे
प्राकृतिक संतुलन को बना के रख सकती है, जैव विविधता को बना के रख सकती है। तो गौ आधारित खेती से लेकर के गौ आधारित बिजनेस पूरे भारत के आर्थिक संरचना में सुधार लाने के लिए पूरा ये जो गौ सम्मेलन किया गया था, वहां पर हमने बहुत सारी जो चीज देखी वो बड़ी चमत्कारिक हुई। कैसे कि भी हमने एक महिला को हमने देखा कि वो अपने पीठ पर एक लठ टांगा करके घूम रही थी। उनसे हमने जाना और उनसे हमने ये लठ रखने का कारण पूछा, तो उन्होंने जो राजेश्वरी गहलोत बहन जो है पालनहार सनातन फाउंडेशन संस्थान से आई हुई थी, और उन्होंने जो बताया कि वैश्विक वैदिक विश्वविद्यालय गुरुकुलम से वो जुड़ी हुई है। उन्होंने अपने पीठ पे एक रस्सी के सहारे एक लठ लगाया हुआ रखा हुआ था, और उन्होंने बताया कि इस लठ का क्या महत्व है। तो एक हर आदमी के कान के ऊंचाई के बराबर जो लठ है, अगर हम लगभग पूरे दिन भर में हम 8 घंटे से ज्यादा भी अगर रखते हैं या 2 घंटे से ज्यादा भी रखते हैं, तो इसके एक चमत्कारी कह लो या पॉजिटिव एनर्जी हमारे साथ रहती है। और हम जब ये दंड धारण करते हैं, तो ये दंड के प्रभाव से या हम जो हरिनाम जब करते हैं, तो हमें एक अलग से ऊर्जा हमको उसका अनुभव होता है। और मिनिमम हम 2 घंटे भी अगर हरिनाम जाप करते हुए ये लठ धारण करते हैं, तो हमारे मन में और विचार में काफी परिवर्तन आता है। हमारे जो नेगेटिव एनर्जी है वो हम देखते हैं उसमें परिवर्तन आता है। अवसाद में, धन समृद्धि में, अशांति में, यहाँ तक कि जो थायराइड, मोटापा, गठिया जैसी बीमारियां हैं, ये उसमें कमी देखने गई। और वो उन्होंने बताया कि हमारे परिवार में ये हमारे देखने से ये परिवर्तन है। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे गुरुकुलम में बच्चों में ये प्रवृत्ति बढ़ रही है, क्योंकि उन्होंने ये देखा है कि अगर एक हमारे भारतीय संस्कृति या सनातन संस्कृति में हम देख रहे हैं कि पहले आत्मरक्षा के लिए हम कुछ न कुछ अस्त्र रखते, तो ये सुरक्षित अस्त्र अगर हमारे साथ रहेगा तो कहीं ना कहीं हमें सुरक्षा की भावना भी होगी, और अन्य आदमी अगर हमको देखता है तो वो उसको एक अलग ढंग से देखा कि भी इनकी प्रतिरक्षा के लिए कोई ना कोई इनके पास एक अस्त्र है। तो ये पूरा प्रचलन उन्होंने देखा कि वहाँ की बेटियों में जो गुरुकुलम की है वो प्रचलित हुआ है। और हम जैसे ही देख रहे हैं कि जब हमारे विचारों में परिवर्तन आता है, तो जैसे हम देख रहे हैं कि लॉ जिहाद जैसी जो प्रवृत्तियां अभी बढ़ रही है, या बहुत कुरीतियां जो हमारे समाज में संस्कृति में पनप रही है, तो उन्होंने बताया कि ये जो दंड है रखने से काफी परिवर्तन आए हैं। और बहुत सारी चीजें देखने में मिली हमको। दिनेश भाई जो वहां आए हुए थे अहमदाबाद से, और हितेश जी, इन्होंने एक भारत में एक ऐतिहासिक कार्य जो किया हुआ है। यहाँ पर उन्होंने गौ विश्व विद्यापीठम फाउंडेशन, गाय आधारित जो डिग्रियां हैं या जो पंचगव्य संबंधित जो शिक्षण है, गाय का जो एजुकेशन है, पूरा गाय से संबंधित जो डेयरी से संबंधित है, इनकी जो है पूरी गुरुकुलम में शिक्षा, हमारी सामान्य शिक्षा के अलावा गाय की जो पूरी शिक्षा पद्धति है उसमें हम पंचगव्य आधारित डिग्रियां कह लो, उसमें हम ये कह सकते हैं कि हम जो है डॉक्टरेट कह लो, पीएचडी कह लो, एमडी कह लो, एमबीए कह लो, गौशाला प्रबंधन और बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित जो है पूरा का पूरा जो है गौ विश्व विद्यापीठम फाउंडेशन का उन्होंने अहमदाबाद गुजरात में ये पूरा का पूरा प्रकल्प स्टार्ट कर दिया। और पहली बार हिंदुस्तान में गाय के लिए एक विश्वविद्यालय खोला गया है। तो बड़ी खुशी हुई कि एक बहुत अच्छा जो है कार्य पूरे हिंदुस्तान में होने जा रहा है। और हमने वहाँ जो देखा कि काफी सारे गौ आधारित कार्य करने वाले सज्जन लोग हैं। गौ आधारित जो शिक्षा है, प्राकृतिक खेती, गौ आधारित खेती, सनातन खेती, वैदिक खेती, ये सब कार्य करने वाले सज्जन लोग मिले। वहां पर जो है कांचीपुरम जो है चेन्नई, वहाँ के पीठाधीश्वर आचार्य निरंजन भाई से हमारी भेंट हुई। उन्होंने पूरा अपना व्याख्यान हमारा जो रखा गाय के महत्व के बारे में, पंचगव्य
विद्या के बारे में, पंचगव्य जो शिक्षा पद्धति है, पंचगव्य शिक्षक कह लो, पंचगव्य डॉक्टर का प्रशिक्षण के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी दी। वहाँ मध्य प्रदेश से आकाश भाई चौरसिया सागर से पहुंचे थे, उनसे मिलने का अवसर मिला और उन्होंने अपनी बात रखी कि हम अभी ये जो जैविक खेती है, ये गौ आधारित खेती है, पूरे हिंदुस्तान में हम प्रचलित कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में हर जगह जाकर के हम पंचस्तरीय या जो है बहुस्तरीय जो खेती के बारे में हम वहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं। देवास से इंजीनियर जो है सोनी जी, उनसे हमारी भेंट हुई। साथ ही हमने देखा कि अनेक राज्यों से जो गुरुकुल कह लो या हमारे सनातनी आचार्य कह लो, उनका पूरा प्रबोधन था वहां पर और पूरे प्रबोधन में गाय की पीड़ा को वहां पर बताया गया और गाय आधारित जो व्यवसाय है, गाय आधारित जो कृषि है, गाय आधारित तो पूरी जैव विविधता है, उसको पूरा सामने रखा गया है और ये पूरा का पूरा कार्यक्रम अभूतपूर्व था और हमने देखा कि पूरे कार्यक्रम के अंदर वहां कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, किसी को चक्कर नहीं आया, किसी को कोई मतलब किसी का मतलब कोई स्वास्थ्य गड़बड़ नहीं हुआ। एक जो है दैवी वहां प्रभाव था और पूरा जो है सोशल मीडिया और जो है स्थानीय प्रचार वहां का जो है प्रचार माध्यम कह लो, समाचार पत्र कह लो, उन्होंने अपने अपने स्तर पर इस पूरे कार्यक्रम को यहाँ पर जो है संचालित किया, उसका सोशल मीडिया में प्रचार किया और शुरू से ही कार्यक्रम होने के पहले रुपेश भाई रूपारेलिया और रमेश भारत भाई राजपुरोहित, इनके द्वारा पर समय समय पे इनके वीडियो डाले गए, इनका प्रचार प्रसार किया गया। तो पूरे हिंदुस्तान से नहीं वरन पूरे विश्व से सारे लोग यहाँ पर जमा हुए और गाय को इतने करीब से महसूस किया और गाय के महत्व को समझा। अब ये पूरा जो संकल्प है अब बड़े विस्तृत रूप में और संचारित हो रहा है और हमको ऐसा लग रहा है कि अब गाय हमारे लिए अब एक अद्वितीय कार्य करने वाली है और एक नई गौ क्रांति आने वाली है। क्योंकि हमने देखा कि मेरे साथ जो किसान उत्सुकतावश गए थे कि भी हमको वहां कुछ मिलेगा, तो हमने देखा कि ये जो कुंभ है, वहाँ कुंभ में अमृत ही मिला कि किसी न किसी को कुछ ना कुछ रत्न अनमोल ज्ञान के रूप में मिला। और जब ये पूरा ज्ञान जो है हम लेके आए, तो हमारे साथ जो 3 भाई लोग गए थे, जो किसान बालाहाट से गए थे, उन्होंने इस कार्य को पूरा प्रेरणा के रूप में, संकल्प के रूप में लिया और गौ आधारित प्राकृतिक खेती का संकल्प लेके ये आज से ही हमारे साथ जो है इस कार्यक्रम को करने के लिए संकल्पित है और आज ही हम उनके साथ मिलकर के 3 गौशालाएं जो है यहाँ पर हमारे करीब में इनका पूरी रूपरेखा तैयार करने वाले हैं और साथ ही साथ इसको हम गौ आधारित खेती को कैसे संचालित करें, उसका कैसा प्रशिक्षण ले, ये पूरा संगठनात्मक रूप से हमने इस कार्य का काम को करने के लिए बालाहाट में संकल्प लिया है। जय गौ माता, जय गोपाल। और पुनः योगाहार कार्यक्रम और पूरा मंच को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम की जो अनुभव है उसको रखने का हमको अवसर दिया। वंदे मातरम, जय गौ माता। आगे की जो है बात, क्योंकि हम पूरे बाहरी जो था हमारा जो प्रकल्प थे हमारे, उसमें और जो जितने भी लोग आए थे उनसे हमने मिलकर के भेंट की, उनके सारे कॉन्टेक्ट नंबर लिए और आगे हम उनके साथ कैसे फोन पे या जो भी माध्यम से कैसे हम कनेक्ट रहेंगे, उनके पूरे जो भाव है, उनके विचार है और आगे हमको गौ आधारित क्या करने होंगे या प्रकृति के लिए क्या करने होंगे, वो सारे हमारे लोगों से कांटेक्ट हुए हैं। तो अंदर का जो ट्रेनिंग सेशन है पूरा का पूरा भगवान भाई जो है जो उन्होंने अटेंड किया और वो पूरा विस्तृत वहां के अंदर की जो गतिविधियां जो है, ट्रेनिंग सेशन है, जो वहां उद्बोधन हुए या वो जो ज्ञान वहां हुआ, उसके बारे में पूरा जो है रायसेन से भाई जी जो है आपको पूरा बताएंगे। ओम, धन्यवाद जी। सम्मानीय सदन को सादर नमन। मुझे सौभाग्य से गो महाकुंभ 2025 जयपुर में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं पूरे 4 दिन
वहाँ पे उपस्थित रहा। 4 सितंबर से 7 तारीख तक, अंतिम क्षणों तक, समापन तक मैं वहाँ पे उपस्थित रहा। इस गो महाकुंभ की जो थीम थी वो गो संरक्षण एवं संवर्धन पर केंद्रित रही। इस कार्यक्रम में वहाँ के राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय उप मुख्यमंत्री एवं विधायकगण और वहाँ के समाज सेवी, गोपालक उपस्थित हुए। यहाँ तक कि वहाँ पे संत महात्मा भी उपस्थित हुए। आदरणीय श्री रेतेश्वर जी जी महाराज उपस्थित हुए। उनका उद्बोधन भी ओजस्वी रहा और उन्होंने गौ माता के संरक्षण संवर्धन के बारे में जितना कहना चाहिए, हम इतनी बारीकी से बातें बताई जो हमारे जहन में उतरी हैं। और वहाँ पे मुख्य जो रहा, एक जो थी गोकुल ग्राम परियोजना, जो वहाँ पे कुछ दिनों में अपना एक विस्तृत रूप में वहाँ पे भौतिक रूप से स्थापित हो जाएगी। वहाँ के जो सीईओ थे डॉक्टर यादव जी, उन्होंने वर्मा, तो उन्होंने इसके बारे में पूर्ण विस्तृत जानकारी दी। उनका उद्बोधन भी रहा अंतिम अपने सेमिनार में। तो वहाँ की जो उसकी जो परियोजना की मैं कुछ विस्तृत परियोजना है उसके बारे में कुछ मैं जानकारी देना चाह रहा हूँ। उसमें मुख्य था उनका एक जो है जो स्थापना के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक थीम लेके आए वो, उसके माध्यम से। तो उसमें जो है पर्यावरण का संरक्षण होगा, प्रत्येक जो संसाधनों का संरक्षण होगा, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। उसमें गो पालन के माध्यम से ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। उसमें माइक्रो फाइनेंस की व्यवस्था भी रहेगी और स्किल डेवलपमेंट की वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके माध्यम से उसी गोकुल ग्राम में मिल्क प्रोसेसिंग की यूनिट लगेगी, जहाँ पर गो दूध से बनने वाले पदार्थों का जो है निर्माण किया जाएगा। और कृषि उत्पादन से प्राप्त फलों का वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी स्थापित की जाएगी और कॉटेज इंडस्ट्री भी वहाँ पे लगाई जाएगी और गो टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। उसके लिए वहाँ पे आपका जो है नेपियर घास का उत्पादन किया जाएगा पशु चारे के लिए, और उससे जो है फिर जो है सीएनजी गैस, गोबर से सीएनजी गैस का निर्माण किया जाएगा। और जो वहाँ की विशेष रूप से जो राजस्थान की जो नस्लें हैं उनका पालन किया जाएगा और उनकी ब्रीडिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सीएनजी प्लांट लगाया जाएगा और उसको बिक्री की जाएगी। और वहाँ पे केटल फीड का भी निर्माण किया जाएगा और लिक्विड फर्मेंटेड मैन्यूर यूनिट का भी स्थापना की जाएगी वहाँ पे। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और डोमेस्टिक बायोगैस प्लांट भी निर्मित किए जाएंगे और उसके माध्यम से, गोबर के माध्यम से ह्यूमिक एसिड यूनिट भी स्थापित की जाएगी और विशेषकर जो है कार्बन मोनोपार्टिकल यूनिट का भी वहाँ पे निर्माण किया जाएगा और नैनो सेलुलोज यूनिट भी वहाँ पे स्थापित की जाएगी, जो कि फार्मा इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री में काफ़ी काम आती है वो। और काउडंग कार्बन यूनिट भी लगाई जाएगी और बायोपेस्टिसाइड भी वहाँ पे निर्मित किए जाएंगे और यूरिन डिस्टिलेशन यूनिट भी लगाई जाएगी। मार्केटिंग की वहाँ पे पूरी व्यवस्था है और आयुर्वेदिक मेडिसिन यूनिट भी वहाँ पे लगाई जाएगी। पंचगव्य औषधियाँ तैयार की जाएंगी वहाँ पे और वहाँ पे लिग्निन बायो रिफाइनरी यूनिट की स्थापना भी उसमें योजना है और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यूनिट भी वहाँ पे स्थापित की जाएगी, जो अपना हवाई जहाज में यूज होता है एविएशन फ्यूल, उसकी वो भी लगाया जाएगा और रेजिन यूनिट भी वहाँ पे लगाई जाएगी। और
ये जो है वहाँ मुख्य जो है उसकी जो है गोकुल ग्राम परियोजना की जो है मुख्य जो है विशेषताएं वहाँ पे, वहाँ बाकायदा उसमें एक विस्तृत प्रदर्शनी लगाई गई थी, उसकी पूरी थीम को उसमें दर्शाया गया है, और जिसका मैंने वीडियो भी तैयार किया है, लेकिन उसमें मैं आपको उसको डालूंगा। और इसका जो है और मैं जो है विस्तृत जो जानकारी मेरे को वहाँ से जो प्राप्त हुआ है कि इसमें लगभग हमारे उसमें 3 डोम तैयार किए गए थे, ए, बी और एक सेमिनार हॉल। तो उसमें लगभग 100 से अधिक जो है स्टॉल लगाए गए थे। इसमें काफ़ी गौ सेवक पधारे और जो इस गो उत्पादों से संबंधित जो लोग जुड़े हुए हैं निर्माण से, वो लोग भी इसमें पधारे। जैसे आपके अहमदाबाद से गुजरात से जो है गोपाल सुतारिया जी आए, उन्होंने अपना इसमें जो गो कृपा अमृत में इजाद किया है उसके बारे में उन्होंने जो है पूरा विवरण दिया, कैसे हम मात्र एक गो कृपा अमृतम के माध्यम से पूरी हम जमीन की संरचना को सुधार सकते हैं, और जो है केमिकल फर्टिलाइजर से जितना उत्पादन हम ले रहे हैं उतना उत्पादन हम मात्र उसके उससे जो है उत्पादन उस बराबरी तक हम ले जा सकते हैं यदि उसका उनके जो बताए अनुसार यदि हम उत्पादन यदि उपयोग करते हैं। उन्होंने पीपीटी के माध्यम से इसका पूरा जो है किसान जिसका अभी जो उपयोग कर रहे हैं पूरे अपने भारतवर्ष में, उन्होंने पीपीटी के माध्यम से पूरा उसको प्रदर्शन किया कि हम जो है कैसे उत्पादन उसका ले सकते हैं। इसके अलावा गो जो है हम जो इसके आपके गोकुंभ महाकुंभ में जो है गो आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देकर हम कैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बना सकते हैं, इसका भी विस्तृत उसमें हमको देखने को मिला। और उसमें जैविक कृषि एवं पशुपालन के माध्यम से हम जो है ग्रामीण क्षेत्र में अपने कृषि उत्पादन और रोजगार को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए भी वहाँ पे प्रदर्शित किया गया। और इनोवेशन और ट्रेनिंग के माध्यम से भी हम और किसानों को प्रशिक्षित करें, गोपालकों को प्रशिक्षित करें, और स्टार्टअप के लिए जो है प्रशिक्षण एवं तकनीकी सत्र भी वहाँ पर हुए। और जो है गो आधारित उत्पादों और उद्यमिता से जुड़े स्टॉल और प्रदर्शनी भी लगाई गई थी वहाँ पे। मेन जो उद्देश्य रहा अपना जो है महाकुंभ का, गो आधारित अर्थव्यवस्था को के माध्यम से भारत में जो है हरित क्रांति, समृद्धि और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को की ओर कैसे अग्रसर हों, इस पर विस्तृत सत्र हुए, चर्चाएं हुई। और गोपालकों को, गौशालाओं को और किसानों को, और जो गो आधारित उद्योग हैं उन उद्यमों को आर्थिक रूप से कैसे सशक्त बनाएं, इस पर भी विस्तृत चर्चाएं हुई, सेमिनार हुए, लोगों का उद्बोधन हुआ, आपसी चर्चाएं हुई। और पर्यावरण संरक्षण कर गोपालन के माध्यम से हम कैसे पर्यावरण को संरक्षित रख सकते हैं, कैसे रोजगार का सृजन कर सकते हैं, इस पर भी विस्तृत चर्चाएं हुई। तो जैसे कि हम कहते हैं कि गौ माता बेहतर नहीं है, हमको भवसागर से पार करती है। जब हम हमारे कुछ भी धार्मिक कार्यकलाप होते हैं तो उसमें हम प्रथम जो है गौ माता की पूजन करते हैं। तो जो हमारे पूर्वज जो का जो सोच थी वो शायद अब इसका एक हमको आज समझ में आती है कि जब एक हमारा जब वैवाहिक संस्कार होता है उस टाइम पे हम गोदान की जो परंपरा चली आ रही है वो हम शायद अब जो समझ में आ रही है कि वो क्यों की जाती थी। क्योंकि यदि आपके घर में यदि एक परिवार में यदि 2 गाय हैं तो वो आपके और 1 एकड़ जमीन भी है तो एक परिवार का पूरा भरण पोषण हो सकता है। और हम इस जो है सनातन संस्कृति के माध्यम से एक उज्जवल भविष्य अपने बच्चों का बना सकते हैं उसके माध्यम से। और जैसा कि
डॉक्टर चौहान जी ने इसके बारे में और विस्तृत जानकारी दी है। तो हम चाहते हैं कि यदि हमको सनातन संस्कृति को और ये कृषि जो को यदि पीढ़ियों को अकेले दे के जाना है तो सिर्फ गौ माता ही इसको बचा सकती है। और क्योंकि इसमें जो है पूरा जो है आयोजन तो वहाँ देवरा फाउंडेशन द्वारा किया गया, बाबा देवरा बाबा के फाउंडेशन द्वारा, लेकिन इसमें जो प्रायोजक था आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसका पूरा प्रायोजित किया कार्यक्रम को। और जो वहाँ पे जो गोकुल ग्राम परियोजना के लिए भी इसकी जो फंडिंग के लिए अपनी जो है सहमति SBI ने दी है। जहाँ भी जो उसमें जो है फंडिंग होगी उसके लिए पूरा SBI से उनका MOU हो चुका है गोकुल ग्राम परियोजना का। और उन्होंने जो डॉक्टर वर्मा जो है इसके हेड हैं गोकुल ग्राम परियोजना की, उन्होंने लगभग उनका उद्बोधन वहाँ पे हुआ। तो उन्होंने इसकी विस्तृत परियोजना के बारे में बताया कि हम कैसे गाय को और हम वो गाय के माध्यम से हमारी कृषि भूमि को, पर्यावरण को और सनातन को कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में उनका एक पूरा उद्बोधन हुआ। जबकि वो अपनी जो है उन्होंने अपना नौकरी भी छोड़ दी है और इस पे पूरा ध्यान केंद्रित हैं। वो CEO हैं उसके, और विस्तृत उनका उद्बोधन रहा। और मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ अब जो है हमारी जो है सनातन संस्कृति और भारतीय कृषि को यदि बचा सकती है सिर्फ गौ माता है। उसी को अब केंद्र के रूप में हम गौ माता को रखकर ही हम अगली पीढ़ी को कुछ दे के जा सकते हैं, अन्यथा हम जो है ज्वालामुखी के मुंह पर बैठे हुए। धन्यवाद। अभी जी पूरा कार्यक्रम जो है दोनों लोगों के द्वारा सुना गया, समझा गया, और बाकी कुछ और जानकारियां रहेगी, मैं और अभी कंटिन्यू करता हूं उसको। हमने वहां पर स्टॉल में देखा कि गुजरात जो है से आए हुए राजकोट डिस्ट्रिक्ट के गोंडल नाम की जगह में एक रूपेश भाई रूपारेलिया, वो एक ऐसे किसान और गोपालक है। उन्होंने पूरा का पूरा गौ आधारित पूरा जो है गौपालन कह लो, गौ आधारित बिजनेस कह लो, गौ आधारित प्रकृति कह लो, या गौ आधारित व्यवसाय कह लो। तो उन्होंने बड़ी प्यारी चीज बताई कि बड़ी दावे के साथ उन्होंने बताया कि भी ये पूरा जो हमारा पूरा परिवार है गौ आधारित कार्य कर रहा है और गौ के ही संरक्षण में चल रहा है, लेकिन उन्होंने इसका पूरा प्रत्यक्ष जो है मॉडल और पूरी संरचना वहां उन्होंने गिर गौ जतन जो है संस्थान में प्रतिस्थापित किया है, और काफी लंबे समय से गाय के लिए काम कर रहे हैं। उनको समय समय पे हम सुनते भी हैं, और पिछले बार वो करेली में हमारे सम्मेलन में भी पधारे थे। और ऐसे पूरे राष्ट्र में जहां जहां भी गौ से संबंधित कार्यक्रम होते हैं, तो रूपेश भाई रूपेरेलिया जो गिर गौ जतन संस्थान से आए थे, उन्होंने बताया कि आज तक भी उनके परिवार में किसी भी आदमी ने कोई भी केमिकल वाली दवाई, एलोपैथिक दवाई आज तक नहीं ली है, ना ही उनको कहीं किसी को बीमारियां हुई। तो उन्होंने पूरा मैं प्रैक्टिकल और पूरा सैद्धांतिक रूप से और पूरा एज ए प्रूफ इस बात को बताया, और दावे के साथ कहा कि भाई आप सिद्ध कर दे कि मेरे परिवार ने कहीं ये एक हाथ भी जो कोई केमिकल या एलोपैथिक दवाई लिया है। तो पूरी दृढ़ता के साथ इस बात को रख रहे हैं वो कि गौ समृद्धि जो है भविष्य की में एक क्रांति लाएगी। और उन्होंने अभी जो है क्योंकि वो स्टॉल में रखा तो नहीं था संयंत्र, लेकिन उसका पूरा मैंने बैठ करके आधा घंटा इस पूरे प्रकल्प को उनको समझा मैंने, और उनके लिटरेचर वगैरह, उनके संपर्क नंबर वगैरह, और यहाँ तक कि मैंने सारे स्टॉल में बहुत ज्यादा भीड़ थी तो विस्तृत रूप से हम जान नहीं पाए सबके कांटेक्ट नंबर, उनके कार्ड, उनके लिफलेट्स वगैरह जो है ना
प्रचार सामग्री है, वो मैंने सारी लेके रखा हुआ है। जब भी हमको ऐसी आवश्यकता होगी या ऐसा कुछ नंबर वगैरह चाहिए तो मैं सारा नंबर आपके उनके कार्ड वगैरह पूरे सदन को, पूरे एगा और परिवार को और हमारे संबंधित जितने भाई लोग के अगर कॉल आते हैं या मुझसे संपर्क करते हैं तो मैं निश्चित ही ये सारी जानकारी उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद ही था कि मैं इस माध्यम से अपने लोगों को ये फायदा पहुंचा सकूं, ये जानकारी मैं दे सकूं। तो उन्होंने एक एनारोबिक कंपोस्टिंग बैग जो है वो जो है उसका पूरा प्रोडक्शन और उसका पूरा कैसे क्रियान्वयन किया जा सकता है और वहां उन्होंने अपने लगाया हुआ है। उसके मुख्य फायदा उन्होंने बताया कि ये जो भी ठोस है हमारा, मतलब अगर मान के चलो हम गोबर डालते हैं या किचन वेस्ट हो सकते हैं या आपके गौशाला का जो भी वेस्टेज है या फल सब्जियां वगैरह, ये जितना भी कंपोस्ट करने वाली चीज अगर उसमें हम ठोस रूप में डालते हैं तो वो 45 से 50 दिन में वो पूरा का पूरा तरल रूप में निकलता है और वो एनारोबिक पूरा इसमें कंपोस्टिंग होती है। बायोडाइजेस्टर है एक प्रकार का। वो बायोडाइजेस्टर जो है 45 दिन 50 दिन के बाद में जो भी हम डाल रहे हैं वो तरल रूप में निकलता है और वो तरल जो कंपोस्ट है वो बहुत गुणकारी है, क्योंकि उन्होंने बताया कि ये जब हम इसको फ्लड इरिगेशन के माध्यम से, ड्रिप से, स्प्रिंकलर से, रेन पाइप से, है ना, या बहते हुए पानी में खेत में छोड़ सकते हैं। इसमें कम समय में और सरल तरीके से जीवामृत का निर्माण होता है और इसके निरंतर प्रयोग से हमने देखा कि क्योंकि ये हमने जीवामृत जो सरल रूप से हम बनाते हैं उसमें भी दिखाया और ये अब एक तकनीकी रूप में जब जीवामृत बनाने का कंपोस्टिंग बैग आ गया है तो इसके उपयोग से उन्होंने बताया कि कार्बन का जो घटक है हमारे जमीन में कम हो गया है, वो बहुत तेजी से बढ़ता है और उसकी जो है मिट्टी की जो है संरचना, जो भौतिकी संरचना है या जो जैव गति की जो संरचना है, या कहना चाहिए जितने माइक्रोब्स होना चाहिए, जो उसमें उत्पादकता बढ़ना चाहिए, जो प्रोडक्टिविटी बढ़ना चाहिए, वो बढ़ती है। और ये जीवामृत यूज करने के बाद में पूरे जमीन में अभूतपूर्व रूप से जो है केंचुए की वृद्धि होती है और वो केंचुए स्वतः ही पूरी जमीन को पोला करते हैं, उपजाऊ जमाते हैं और पूरी जमीन को भुरभुरी और पूरी जो समृद्ध बनाते हैं। तो एक क्रांतिक रूप से जो है ये एनारोबिक कंपोस्टिंग बैग अभी ये उन्होंने उनके प्रैक्टिकल बताया, उनके उसके बारे में पूरा डिटेल बताया और काफी समय से ये जो है भारतवर्ष में अपनाया भी जा रहा है, क्योंकि हम YouTube के माध्यम से या जो सोशल मीडिया के माध्यम से ये सब सारी चीजें देखते हैं, लेकिन उन्होंने उसका एक पक्ष रखा कि ये जो एनारोबिक कंपोस्टिंग बैग के द्वारा तैयार किया हुआ तरल जो है कंपोस्ट है या जो फर्टिलाइजर है, जहां भी जिस जमीन में हम यूज कर रहे हैं उसमें जल धारण क्षमता बढ़ रही है और जमीन की जो उत्पादकता है वो अभूतपूर्व रूप से देखने में आ रही है और किसानों को जो बाजार में हम बैक्टीरिया कल्चर जो ले रहे हैं उनका जो खर्चा है वो बच रहा है, क्योंकि इसमें जो बैक्टीरियल कल्चर है वो एनारोबिक कंडीशन में जितने भी बैक्टीरिया है वो उनका संवर्धन होता है और वो जमीन में जाकर के मतलब उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं और इतना उनका मल्टीप्लिकेशन होता है कि कम समय में जमीन का जो है उपजाऊपन बढ़ता है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और ये तरल रूप में जब निकलता है तो पूरा का पूरा तरल जो है इसको छानने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो भी हम ठोस डाल रहे हैं, यहाँ तक कि जो नॉनवेज चीजें हैं वो भी अगर डाला जाए, वैसे तो नॉनवेज हम लोग मतलब पसंद नहीं करते या हमारे सनातन में पसंद नहीं किया जाता, लेकिन अगर होटलों का वेस्ट है, मार्केट में जितना भी हमारा कूड़ा करकट है, वो पूरा का पूरा जो है हम देखते हैं कि बड़ी समस्या बन गई पूरे जो गांव में, शहरों में हम देख रहे हैं कि पूरे जो हमारा किचन वेस्ट है, घरेलू वेस्ट है या पोल्ट्री वेस्ट है या गाय की गौशाला का वेस्ट है, यहाँ तहाँ अत्र-व्यत्र डाला जा रहा है और कूड़ा करकट इतना की गंदगी और प्रदूषण इतना है कि हम देख रहे हैं कि, क्योंकि इन्होंने उसके साथ एक बहुत अच्छी चीज बताई कि हम एक हॉपर के माध्यम से ये जो बायोडिग्रेडेबल जितनी भी चीजें हैं वो हम डालते हैं पानी में घोल करके और उसको डालने के बाद में ऑटोमेटिकली वो पर डे 45 दिन के बाद में फिर कंटिन्यू पूरे जीवन काल तक हम जब तक हम इसमें बायोवेस्ट डालते हैं, गुड़ और जो भी
उसमें खुराक डालते हैं, पानी डालते हैं, तो ये नॉन स्टॉप ये तरल रूप में जो है जो उर्वरक निकलता है। तो इस पूरी एनारोबिक प्रक्रिया के दौरान वहां पर मीथेन गैस और जितने भी ज्वलनशील गैस है जिसको हम जैव ईंधन के रूप में कर सकते हैं, और इसमें दो चीजें हो रही है, एक तो उससे बिजली भी उत्पन्न की जा सकती है और दूसरे हम घरेलू जो हमारा जो है गैस है हम उसका उत्पादन हम कर सकते हैं, या हम घरेलू गैस के रूप में उसका यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि रमेश भाई ने कि हम यहाँ जितने भी ईंधन का जहां भी प्रयोग होता है, हम टोटल हमारा बिजली का बिल जो है 0 आता है। पूरे हमारे संयंत्र जो है, जितने भी संयंत्र है हमारे इससे बिजली से चलते हैं। तो ये बहुत क्रांतिकारी जो है प्रकल्प है। और इन्होंने बताया कि हम इसको 2 साइज में लेके आए हैं। एक तो 5x20 वाला और 5x10 फीट वाला, और इसमें टोटल खर्च उन्होंने एक बड़े वाले जो बैग का बताया वो 30,000 के आसपास का है और छोटे वाले का 17,000 के आसपास है। लेकिन एक बार ये संयंत्र लगाने के बाद में 10 से 15 साल लगातार इसकी वैलिडिटी रहती है, तो लगातार इससे हम बायो फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। जहां हम देख रहे हैं कि एक पानी की बोतल की कीमत अगर 20 रुपए है, तो उन्होंने बताया कि उससे कम कीमत में किसान को आराम से उपलब्ध हो सकता है। उन्होंने बताया कि हम यहाँ पर थोक के रूप में इसको 10 रुपए लीटर किसानों को देते हैं। अगर टैंकरों से भी इसको कहीं ट्रांसपोर्टिंग करके भी हम दूसरी जगह खेतों में या उपजाऊ जमीन में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो एक बहुत बड़ा उद्योग तैयार हो सकता है। क्योंकि ये जो पूरे बायो फर्टिलाइजर है या माइक्रोब्स है, जो सूक्ष्म जीव से युक्त ये जो तरल कंपोस्ट है, ये पूरे गौ आधारित खेती में एक क्रांति लाने का जो है पूरा प्रकल्प है। और उन्होंने बताया कि हम इसमें नियमित रूप से गाय का गोबर, गौमूत्र, छाछ, गुड़ और कुछ जो मेडिसिनल प्लांट है जैसे नीम, सहजन, पीपल पत्ते वगैरह, किचन वेस्ट है, ये टोटल हम एक बार डालते हैं और बाद में हमको जो है इसको कंटिन्यू डालना होता है। तो उन्होंने बताया कि पहली बार अगर हम 5x20 वाले जो ये जो बैग में अगर सारी चीजें डालते हैं, तो पहली बार हमको 285 किलो गोबर लगता है, पका हुआ चावल पानी सहित 50 केजी लगता है, गौमूत्र लगता है 535 लीटर, छाछ 675 लीटर और 90 किलो गुड़ लगता है, और 9 किलो नीम, सहजन, पीपल आदि जो औषधि महत्व के पौधे हैं या गौधारित जो कृषि में हम लोग कीटकनाशक बनाते हैं, और वो पत्ते भी अगर यहाँ डाले जाए तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और कीटकनाशक जो है इसमें गुण पाए जाते हैं। और जितना भी हमारा किचन वेस्ट है हम 4 से 5 किलो अगर डालते हैं, और प्रतिदिन अगर आधा किलो भी अगर हम डालते हैं मान के चलो, या ये सारी चीजें हम बीच बीच में डालते हैं, जैसे मान के चलो हमारा ये 45 से 50 दिन के बाद में तैयार होता है, तो नियमित रूप से बीच बीच में 15 केजी हम गाय का गोबर डाले, 2.5 किलो जो है चावल डाले, 27 लीटर गौमूत्र डाले, 33 लीटर छाछ डाले, 4.5 लीटर गुड़ डाले, और ऐसा हम बीच बीच में 15 दिन में, 20 दिन में या महीने में भी अगर ये डालते रहते हैं तो ये रिचार्ज होते रहेगा। क्योंकि इसको फूड चाहिए, एक तो बायोवेस्ट चाहिए, छाछ चाहिए, गुड़ चाहिए, तो ऑटोमेटिकली जो है इसमें ये लिक्विड बायो फर्टिलाइजर तैयार होता है। क्योंकि उन्होंने इसका और विस्तृत वैज्ञानिक जो है गौ आधारित कह लो या जो शास्त्रीय योग जो बताया कि हम पूरी गायों को जो है डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। क्योंकि ये जमीन का ही शुद्धिकरण नहीं करता, पूरे वातावरण का शुद्धिकरण करता है। और ये लिक्विड फर्टिलाइजर जो खेतों में जाता है, उससे जो फसल चारा पैदा होता है, वो चारा गाय जो खाती है उसकी उत्पादकता भी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और उनमें प्रजनन क्षमता भी बढ़ती है। और प्रजनन क्षमता के साथ साथ में अगर हम गाय का वैल्यूएशन करें या दूध के हिसाब से अगर हम देखें, तो वो दूध जो है मिनिमम 100 से 150 रुपए लीटर की क्वालिटी और गुणवत्ता वाला जो तैयार होता है। और वो गाय जब गौमूत्र देती है तो उसकी और जो है संरचना कह लो, भौतिक संरचना, केमिकल संरचना या सूक्ष्म माइक्रोबियल जो संरचना है, वो बहुत उच्च किस्म की होती है। तो इससे सीधा सीधा ये देखा गया है कि पूरा वैज्ञानिक पहलू उन्होंने बताया कि हम गायों को ये शुद्ध चारा खिलाते हैं, साथ ही हम
जो छाछ अगर आदि इसमें मिली हुई रहती है तो ये पूरे पंचगव्य हम इसमें डाल सकते हैं और पंचगव्य आधारित भी ये जो है बायो फर्टिलाइजर तैयार होता है और ये पंचगव्य का प्रयोग हम अपने खेतों में, फसलों में, गायों के खिलाने में, यहाँ तक कि हम अपने भोजन में भी इसको यूज कर सकते हैं और गायों के पूरे आंतों का जो माइक्रोबायोम शुद्ध करने के लिए हम उन्हीं के द्वारा जो बनाया गया है स्वर्ण प्राशन, हम छोटे बछड़ों को, गायों को सप्ताह में 15 दिन देते हैं। तो हमारे गौवंश के अंदर आंतों में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, मित्र जीव होते हैं, माइक्रोबायोम हो जाते हैं, वो जो अभी वैज्ञानिकों के द्वारा जाने गए हैं सूक्ष्म जीव है, उससे कहीं ज्यादा मतलब हजारों लाखों की संख्या में जो है सूक्ष्म जीव और सूक्ष्म पोषक तत्व पैदा करने की क्षमता पैदा होती है और ये निरंतर ये जो प्रक्रम चलता है तो शुद्धतम रूप में हमको भोजन भी प्राप्त होता है, अनाज दालें पैदा होती है। उन्होंने बताया कि हम यहाँ से जो हम इससे उत्पादित जो मिलेट्स तैयार करते हैं, वो मिलेट्स उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं और वो जो मिलेट्स मरीज कह लो या सामान्य जन हमारे यहाँ से जो यूज कर रहे हैं, उनकी लगभग सामान्य बीमारी से लेके जटिल बीमारियां सब ठीक हो रही है। तो ये बड़ा प्रकल्प हमको वहां पर विशेष रूप से हमने उसका 1 घंटा उनसे पूरा उनसे ट्रेनिंग ली, उनसे वार्तालाप किया, उनसे हमने पूरी चर्चा ली और ये मुझे लगता है कि हर गौशाला में, हर गांव में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहलाना चाहिए और ये संयंत्र बड़े रूप में भी अब सरकार जो है करने की लिए जो है संकल्पित है और ये पूरा प्रकल्प गाय आधारित पूरे हिंदुस्तान में धीरे-धीरे बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि हम इसको बहुत बड़े रूप में और एक औद्योगिक रूप में हम कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो हमने पूरा अगर सार रूप में देखा जाए तो इस पूरे गौ महाकुंभ में बहुत सारे हीरे मोती या जो कहना चाहिए अमृत हमने वहां से लेके आया है। तो ये पूरी हमारी जो गौ महाकुंभ की जो यात्रा सचमुच हमारी सफल रही और हम में एक नई ऊर्जा आई और इस पूरे ज्ञान को हम अपने भाइयों के बीच में, हमारे समाज के बीच में, हमारे किसानों के बीच में रखेंगे और पूरे ज्ञान को हम अपने तक ही सीमित न रख करके कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पहुंचे और जल्दी से जल्दी पहुंचे क्योंकि अब वो समय आ गया है कि गाय को ही अपनाना पड़ेगा। पूरे सृष्टि की रक्षा का अगर आधार है, अगर हम देखें तो गौ सृष्टि की धुरी पे है। गाय ही हमारे पूरे प्रकृति को, पूरे हमारे सनातन को, हमारे मानव संस्कृति को बचा सकती है। तो यह मुझे इस गौ महाकुंभ में जो वैश्विक शिखर सम्मेलन में पूरी बात का जो निचोड़ समझ में आया ये हमने वहां पाया। सभी का धन्यवाद, आपने हमें सुना। जय गौ माता, जय गोपाल। जय गौ माता, जय गोपाल। और आपने जो गौ महाकुंभ का जो है आदरणीय हमारे डॉक्टर भीकम जी और आदरणीय सिंगारी जी ने जो अनुभव बताया, बहुत ही आशा और विश्वास है कि हाँ, भविष्य में आने वाले समय निश्चित जो है अगर सरकार ऐसी योजनाएं बना रही है गौ रक्षा के लिए। बस मेरा एक ये है कि चूंकि जो योजनाएं बन रही हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं, उसमें बड़े शर्तें रख ली जाती है और वो योजनाओं का लाभ बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो उठाती हैं, जिसके कारण जो है हमारे जो छोटे किसान हैं या गांव के ग्रामीण भाई हैं, वो उसका लाभ नहीं ले पाते हैं और उसमें सहभागी नहीं बन पाते हैं। दूसरा, जो गाय जो है हमारी सड़क पर जो है भटक रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, उन गायों के लिए अगर योजना बनाई जाए तो उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ गौचर भूमि को संरक्षित करके, फेंसिंग करके, उसमें टीन शेड और पानी की व्यवस्था करके उसके अंदर कर देना है, विचरण करने के लिए छोड़ देना है। कई जो है हजारों एकड़ जो है जमीन जो है आज सरकार के पास रिकॉर्ड में है, लेकिन इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जहां भी गाय सड़क पर दिख रही हैं, 100-100, 200 गाय एक एक जगह है, वहां जो है उसके अगल बगल में जहां भी जमीन डली है, वहां पे अगर हम ऐसा जैसे गोदान जो है सरकार ने पहले जो है किया था वो बंद कर दिया है। इस प्रकार की कई योजनाएं हैं जो तत्काल में हो सकती हैं। अभी जैसे ही राजस्थान में एक स्कूल का छत गिरा, बच्चे जब हताहत हुए, कई बच्चे अकाल मौत हुए, फिर तुरंत उन्होंने लागू कर दिया कि सारे देश के जो है जो राज्यों के स्कूल हैं जो जीर्ण शीर्ण हालत में हैं, उनको तुरंत ठीक किया जाए, तुरंत उनको फंड जारी कर दिया गया।
गाय के लिए अगर ऐसा निर्णय लिया जाता है जिला स्तर पर तो हमारी राय है। और अगर आपने जो है कई उनके नंबर भी लिए होंगे, माननीय जैसे महामहिम राज्यपाल वगैरह, मुख्यमंत्री, मंत्री जो आए हैं, और किसी विशेष बड़े संस्थानों के माध्यम से अगर ऐसा सुझाव पहुंचता है तो बहुत अति उत्तम होगा। कुछ हैंडरेस हैं, मैं उनको आमंत्रित करूंगा, तो वो अपना संवाद कर सकते हैं। आदरणीय बने सिंह आर्य जी सादर आमंत्रित थे, आगर मालवा मध्य प्रदेश से। जी, सदन को कोटि कोटि नमन। आज के जो हमारे मुख्य अतिथि, उन्होंने बहुत ही अमूल्य शब्द कहे हैं गौ माता के लिए। मैं तो कल का जो विषय दर्शाना चाहता था छोटा सा, कि जैसे देश भर में इतनी बुरी दुर्दशा हो रही है, और उत्तराखंड या अन्य राज्यों में भी जैसे बड़े बड़े पहाड़ों पर मकान बना रहे हैं लोग, और फिर वो धराशायी होते हैं, फिर सरकार से हेल्प मांगते हैं। आदरणीय बने सिंह जी, आज अपन गाय के ऊपर रख ले, फिर अपन उस पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना? जी जी आदरणीय। तो गो विज्ञान जो परम विज्ञान के ऊपर मैंने कई बार विषय दर्शाया है कि सृष्टि में जितने भी विज्ञान है वो सब व्यक्ति निर्माण या कोई भी जानवर रोगी होने के बाद में ही उसका ट्रीटमेंट करते हैं। एक हमारा गो विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है कि वो 100 वर्ष तक व्यक्ति को जिंदा रखना, निरोगी रखने की ताकत देता है, तो केवल गो विज्ञान देता है। प्रकृति के पंच तत्वों को शक्तिशाली बनाने की ताकत है तो केवल गौ माता के और गो विज्ञान में है। सीधा सवाल कोई हो तो रख लें, 8 बज गए ना, सीधा सवाल करें। आदरणीय, ऐसा कोई विषय आपके सामने वहां पर आया कि जिन्होंने बिल्कुल गौ माता के ऊपर ही पूरी सृष्टि के ऊपर विचार विमर्श रखा हो किसी एक व्यक्ति के द्वारा? रमेश भाई रुपेरिया ने इसको पूरा साकार बना के रखा हुआ है, और ये जो पूरा प्रकल्प है, उन्होंने वहां सामने पक्ष रखा अपना, और वो उसमें काफी सफल रहे हैं। गोंडल में है, गुजरात में। जी 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 जी, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय बने सिंह जी। और आदरणीय हमारे रमेश चंद्र मेहरा जी, सीधा सवाल करें। सदन को नमन। बहुत अच्छी चर्चा चल रही सर। मेरा मुख्य वक्ता जी से निवेदन ये है कि आप लोगों ने वहाँ क्या ऐसा महसूस किया कि जो छोटे किसान हैं, जो 5 एकड़ तक के किसान हैं, क्या वो इस योजना से लाभ ले सकते हैं? उनके लिए इस विषय पर क्या चर्चा हुई? जी हो। ये पूरा वैश्विक स्तर पे कार्यक्रम था, राज्य स्तरीय कार्यक्रम था। तो कहीं ना कहीं आपकी बात से मैं सहमत हूं कि ये छोटे किसानों को कहीं ना कहीं जो है सारी योजनाएं जो है उनके लिए या उनके तक पहुंच नहीं पा रही। तो ये बहुत संवेदनशील विषय है, क्योंकि कई बार जो है यादव जी ने इस बात को भी रखा है, और ये प्रयास हमको अपने राज्य स्तर पे या हमारे जिला स्तर पे हम लोग को ही स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत बड़े तौर पे तो नहीं कह लो, लेकिन हमारा जो युगाहार परिवार है, जो अभी प्रयत्न किया जा रहा है, हमारा एक जो है आदरणीय डॉक्टर चौहान साहब के साथ में, वो प्रयत्न काफी प्रायोगिक और सफल रूप से समझ में आ रहा है। और इसमें बहुत ज्यादा खर्चे नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि छोटा किसान कहीं ना कहीं से प्रभावित होता है हर तरीके से, उसका शोषण भी होता है, और वो उतना जागरूक भी नहीं हो पाता, और वो हमेशा ही लॉस में रहता है। तो हमारी भी अपेक्षा है कि सरकार या जो गौरक्षा से संबंधित लोग है या जो सफल लोग हैं, इस बारे में कोई ठोस कदम उठाए। तो ये बात विचारणीय है, और पूरा संवेदनशील विषय है कि छोटे किसान गाय के संरक्षण के बारे में सोचे, उसमें जन जागरूकता लाने के लिए हमें आना पड़ेगा। क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि हम सरकारों पे आश्रित हो जाए। छोटे छोटे प्रकल्प, जैसे छोटे छोटे जो पंचगव्य यूनिट कह लो, या जो बायोडिग्रेडेबल बैग वाली जो स्कीम है, या जो हमारा जो प्रकल्प चल रहा है अभी, जो एरेंडा वाला है, वो प्रकल्प मुझे लगता है कि ये ज्यादा प्रभावी है, और आगे तक हम इसमें जुड़े रहेंगे, और इसका हम ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और वो मुझे ज्यादा सस्टेनेबल लग रही है। जी जी जी, बहुत बहुत साधुवाद। और आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया, उनको बहुत बहुत साधुवाद। दूसरा आदरणीय किशोर पटेल जी, सूरत गुजरात से है, उनका हैंडरेस था, उनको भी सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ, वो भी अपना सुझाव, मार्गदर्शन या सवाल करने का कष्ट करें। जय गौ माता, जय गोपाल। सभी आदरणीयों को मेरा है कि एक ये गाय के ऊपर हमने एक नोट बनाया था योगहार के सदस्यों ने मिलकर के। मेरी रिक्वेस्ट होगी दिनेश चंद सेमवाल जी से
कि वो जो नोट है जिसमें हमने समस्या और उसके संभावित समाधान जो अभी वर्तमान में हमारे कृषक कर रहे थे उनके नाम सहित उनकी केस स्टडी वर्णित की गई है, वो 10-11 पन्ने का डॉक्यूमेंट है। वो इस आशय के साथ पिछले वर्ष तैयार किया गया था कि इसको हम सरकार के प्रतिनिधियों तक पहुंचाएंगे, उसके साथ बातचीत करेंगे वगैरह वगैरह, जो भी उसकी उस समय सोच रही थी। लेकिन आज भीकम चौहान जी के द्वारा दी गई वार्ता के और उनके अनुभव के आधार पर ये डॉक्यूमेंट हम और वृहद बना सकते हैं, विस्तृत कर सकते हैं और अपनी अपनी सोच को जो हमारे योगाहार के माध्यम से हमने सीखा है इसको लिखित रूप में भी अपने जो अनुभव हैं, अपनी टूर रिपोर्ट कह देंगे, अपने अनुभव कह देंगे, उसमें लोगों के नाम डाले जा सकते हैं, उनके अनुभव डाले जा सकते हैं। बहुत ही संक्षेप में, पूरी किताब नहीं लिखनी है, लेकिन एक संदर्भ सामग्री हमारी तैयार हो जाती है। इस बारे में मेरा अनुरोध है कि हमारे साथ ही दिनेश चंद्र सोमवाल जी के साथ मिलके और आज के हमारे मुख्य वक्ता और भी बाकी जितने भी हमारे साथी हैं, उसमें अपना योगदान देके, ये हमारा एक योगदान हो सकता है। जो लोग अभी तक के नहीं आए हैं, जो उन्होंने नहीं किया है, उन तक के भी ये बात पहुंचेगी और हमारे योगाहार के परिवार के अलावा भी सदस्यों तक बात पहुंच सकती है, ऐसा मेरा अनुरोध है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, जो आज मैं आपने वार्ता सुनी, तो मैं जब भी ऐसी वार्ता सुनता हूँ तो पिछले साल जो मेरी किताब का कवर पेज है उसमें केंद्र बिंदु गौ माता को ही रखा गया है। आपने जिसने भी मेरी किताब देखी है उसका कवर पेज में गौ माता और सारी सृष्टि उसके आधार पर ही चलायमान है और उसका एक संदर्भ भी मुझे दिनेश चंद्र सेमवाल जी ने दिया है, जो मैं भी दिया हुआ होगा, जो कि महाभारत का कौन सा अध्याय है मुझे याद नहीं है। तो ऐसा करके हमारा अपना अनुभव है, अपनी पुरानी संस्कृति है, उसी को हम सहेजने का, समेटने का, एक स्थान पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। और आज का अब ये समय आ गया है जब इस तरह के आयोजन होते हैं, तो इसके माध्यम से हम इसको, जो सफलता की कहानियां हैं, ये जो अनुभव है, उसको सुन करके और ज्यादा प्रेरित हो पाते हैं। मैं इतना कह के आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय पवन कुमार जी, आपने सारे उसको समेटते हुए आज की इस योगाहार कार्यक्रम और वार्ता को सफल बना दिया। आपने जो हाँ, पिछली बार जो बना था उसको दिनेश जी सेमवाल जी आगे लाएंगे, पटल पर रखेंगे और उसमें और क्या जोड़ा जा सकता है, क्या एडिट किया जा सकता है और अन्य लोगों के अनुभव लेकर के इसको निश्चित आगे और बढ़ाएंगे और ध्यान करेंगे। और आगे जो है हमारा जो विचार है कि एक बार किसान सम्मेलन हो, कहीं भी हो, मध्य प्रदेश में एक किसान सम्मेलन का आयोजन हो, उसमें प्राथमिकता से गौ माता की रक्षा, सड़क से गौ माता सुरक्षित जगह कैसे पहुंचे, इस विषय को प्राथमिकता दी जाए, उसी में अपना योगाहार का सम्मेलन हो, ऐसा हमारा विचार है। इस पर अपन शीघ्र शीघ्र चर्चा करते हैं, निर्णय लेते हैं और इसको हम छोड़ेंगे नहीं। गाय माता जब तक सुरक्षित जगह नहीं पहुंचेगी, जब तक योगाहार कार्यक्रम लगातार अपने इस कार्यक्रम को, इस संवाद को जारी रखेगा। बहुत बहुत शादीबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज उपस्थित हमारे आदरणीय दुर्गा रहंडाले जी बालाघाट से, जिन्होंने योग कराया, और आदरणीय हेलाल जी ने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा, और आज हमारे आदरणीय डॉक्टर भीकम चौहान जी और आदरणीय भगवान सिंह सिंगारिया जी, और जिन्होंने अपना अनुभव दिया, और आदरणीय हमारे किशोर पटेल साहब जो सूरत गुजरात से उपस्थित थे, उन्होंने अपनी बात रखी, बने सिंह जी ने रखी, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी ने रखी, और आदरणीय मार्गदर्शन दिया। उपस्थित जो योगाहार कार्यक्रम में रहे सभी भाई बहनों का मैं नमन, वंदन और प्रणाम करते हूँ। सबका आभार ज्ञापन करते हुए आज इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। 10 मिनट ज्यादा हुआ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। 8 बजे इसका कार्यक्रम को अपन को ध्यान रखना है कि समापन ही करना है। तब तक के लिए हम कल 5:30 बजे मिलते हैं। अपने साथियों के साथ अन्य लोगों को जोड़ें, अन्य किसानों को जोड़ें, गौ पालकों को जोड़ें, गौ सेवकों को जोड़ें, ताकि जो है हम और इस योगाहार कार्यक्रम में अपने अनुभव सुन सकें और लोगों को सुना सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम। ओम जी ओम। प्रभारी महोदय, रूपारेलिया जो है ना